के लिए मिलेगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि रीजंस क्या है, क्यों बच्चों के साथ ऐसा होता है। सो द वेरी फर्स्ट रीजन इज बायोलॉजिकल जेनेटिक्स ना। अगर पेरेंट्स में से किसी को भी, इधर मदर और फादर, दे हैव उनको ऑटिज्म है, ADHD है, इवन ODD और कंडक्ट डिसऑर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वो है, बच्चे में पास ऑन होना है, दैट इज फिक्स्ड, राइट। ब्रेन केमिस्ट्री, ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स। उनकी जो ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से बच्चों में इस तरह की साइकियाट्रिक एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती है। नाउ द अनदर वन इज डेवलपमेंटल इश्यूज, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला ODD का केस ना, दैट वन इज अ डेवलपमेंटल इश्यूज। आपको 1 साल की उम्र में नहीं आप जज कर पाएंगे। ऑटिज्म के केस में आप 2 से 3 साल की उम्र में जज कर सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है, ठीक है। बट ODD के केस में यू विल हैव टू सी द डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ दैट चाइल्ड, कि 8 साल के बाद ही आप जज कर पाएंगे कि बच्चे को ODD है या नॉर्मली वो बदमाशी कर रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल। तो अब इन्वायरमेंटल में देखिए बहुत सारे फैक्टर्स है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है। द वेरी फर्स्ट वन इज डिसफंक्शनल फैमिली डायनेमिक्स। ऐसे बच्चे जिनकी जो फैमिली डायनेमिक्स होती है वो डिसफंक्शनल होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही है, बहुत ज़्यादा तनाव है, पेरेंट्स में आपस में अच्छे से बन नहीं रही है, बहुत निगेटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है ना। ग्रैंड पेरेंट्स अगर साथ में हैं तो वो ओवर कंट्रोलिंग है, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कमेंट्स पास ऑन करना, ताने मारना जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये जो फैमिली इन्वायरमेंट अगर वो डिसफंक्शनल होता है, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से बच्चों में इस तरह के साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अनदर रीजन इज एक्सपोजर टू ट्रॉमा। अगर बच्चे को किसी तरह का मेंटल एब्यूज, साइकोलॉजिकल एब्यूज, फिजिकल एब्यूज फेस करना पड़ा है बचपन में कभी, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से बच्चे में डिप्रेशन, PTSD जैसे केसेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, राइट। नेग्लिजेंस की अगर हम लोग बात करें या वायलेंस की बात करें, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हम लोगों को फोबिया देखने को मिलता है, डिप्रेशन देखने को मिलता है। नेग्लिजेंस जैसे कि कई केसेस में ऐसा होता है कि उनकी दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर पेरेंट्स दोनों में से कोई ऐसा है जिनको कि बच्चे को टाइम देने का मन नहीं होता है ना। तो नेग्लिजेंस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से बच्चे में इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। वायलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। बहुत ज्यादा मारपीट बच्चा हर दिन देख रहा है, लड़ाई झगड़ा हर दिन देख रहा है, घर वाले आए दिन अक्सर कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है। तो उस कंडीशन में बच्चे में फिर चाहे हम लोग एंग्जाइटी की बात करें, चाइल्डहुड डिप्रेशन की बात करें, फोबिया की बात करें, PTSD की बात करें, ये सारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। एकेडमिक प्रेशर इज वन ऑफ देम। एकेडमिक प्रेशर मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं और उसके साथ साथ स्कूल भी ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को परसेंटेज के माध्यम से नापा जाता है उनकी सक्सेस को। अगर 95% नहीं लाए, 99% नहीं लाए, यू आर गुड फॉर नथिंग। ये पेरेंट्स के स्टेटमेंट होते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। ये फैमिली मेंबर्स के स्टेटमेंट होते हैं बच्चों के लिए। तुम्हें इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं इसलिए कि तुम 89% लेकर के आओ। एंड दैट काइंड ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस, या फिर जैसे स्कूल्स में टीचर्स कई बार ऐसी गलती कर रहे होते हैं कि जो पढ़ने में अच्छे हैं तुम फर्स्ट बेंच पे बैठो, जिसके 60% आए तुम तो बाहर ही रहो, या तुम्हें कुछ इंटरेक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है क्लास में। सो दिस काइंड ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नाउ द लास्ट वन इज लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट क्या है? पेरेंट्स हैं, वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, दोनों ही केस में मैं बोल रही हूँ। लाइक इमेजिन कि मदर जो है शी इज अ हाउसवाइफ ना, पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं, जॉइंट फैमिली भी है, बट देन टू अगर बच्चे को किसी तरह की इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, बच्चा रोते हुए घर आ रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? चुप रहो, रोना नहीं है। गंदी बात होती है रोना। अगर बच्चा कुछ अपनी बात बताने जा रहा है तो तुरंत रोक दिया, चुप रहो, बच्चे ज़्यादा बोलते नहीं है, चलो जा करके खेलो उधर।
एक्सेप्टेंस नहीं मिलता उनके इमोशंस को, राइट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से बच्चों में इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर अच्छा यहाँ पर मैंने और कुछ रीजंस के बारे में बात की है. पेरेंटिंग स्टाइल, सी देयर आर सो मेनी पेरेंटिंग स्टाइल्स लाइक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल ना, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल, और मैं एक का नाम अभी भूल रही हूँ, मुझे वो याद नहीं आ रहा है. आपकी पेरेंटिंग स्टाइल डिपेंड करती है कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी बनेगी. कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, एकदम 24 घंटे हेलीकॉप्टर की तरह बच्चों के इर्द गिर्द नाच रहे हैं ना. तुम फोन क्यों चला रहे हो, क्या चला रहे हो, क्या देख रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे फ्रेंडशिप है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, 24 घंटे बच्चे के सिर पे सवार है. इन सच काइंड ऑफ केसेस ऑफ कोर्स किड्स हैव एंजाइटी इश्यूज. उन बच्चों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी इश्यूज होते हैं, फोबियाज होते हैं, राइट. ओवर कंट्रोलिंग, जैसे मैंने आपको बता दिया, ओवर परमिसिव ना. इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा रीजन होता है. लाइक इमेजिन बहुत सारी फैमिलीज में देखने के लिए मिलता है कि भाई बच्चे के हाथ में आजकल फ़ोन है, हर घर में हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है. मम्मी बार बार बोल रही है कि नहीं फ़ोन नहीं चलाओ, गलत बात है, ज़्यादा फ़ोन यूज़ मत करो, ठीक है. पापा आए, ऑफिस से लौटे, ऑफिस का बहुत सारा प्रेशर है, बच्चे को देखा फ़ोन चलाते हुए, फ़ोन छीना और लगाया 8-10 झापड़ खींच करके. डिसिप्लिन, they are maintaining discipline, but such kind of discipline is a inconsistent discipline. क्योंकि नेक्स्ट 6 दिन फिर से पापा देर से ऑफिस से आएंगे या फिर वो ध्यान नहीं दे पाएंगे, मम्मी फिर से खाली बार बार रिमाइंडर्स दे रही होगी, राइट. तो एक दिन मार पड़ी, 6 दिन बच्चा नॉन स्टॉप फिर से फोन वैसे ही चला रहा है, उतनी देर के लिए उसी टाइम पे कुछ नहीं बोला जा रहा है, 7वें दिन फिर मार पड़ी. तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है. जो उनका एम है कि बच्चा फोन एडिक्ट ना बने, ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चा फिर भी फोन एडिक्ट बनता है. हाँ, पेरेंट्स से बच्चे की दूरियां बढ़ जाती हैं, साइड इफेक्ट्स ये होता है. लैक ऑफ क्वालिटी टाइम इज वन ऑफ द रीजन. पेरेंट्स जब बच्चे के पास बैठे हुए हैं लेकिन अपने में बिजी हैं, ठीक है, माँ खाना बनाने में बिजी है, या अगर वर्किंग मॉम है तो वो अपना लैपटॉप और फोन लेकर के बैठी हुई है. पापा आए, घर में बैठे हुए हैं, बच्चा बगल में लेट गया, दोनों बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हैं, साथ में है ना. बट साथ में रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है. क्वालिटी टाइम इज समथिंग वेयर यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन. तो बच्चा आपके साथ में है बट आप उसको सुन नहीं रहे. पेरेंट्स ये गलतियां करते हैं कई बार. नाउ द नेक्स्ट वन इज सोशल एंड पीयर प्रेशर. तो सोशल और पीयर प्रेशर क्या है जिसकी वजह से बच्चों में, मेरे पास एक केस आया था लास्ट ईयर, मुझे वो केस याद है, वो केस स्टडी मैं आपसे एक बार शेयर करना चाहती हूँ. इट वाज अ केस ऑफ सनबीम की किसी ब्रांच का वो केस था, और वो बच्ची मेरे पास आई और उसने कहा कि मैम मैं अपने मम्मी पापा से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ऐसे गंदे मम्मी पापा लाइफ में कभी किसी बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, दे आर द वर्स्ट पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो आई आस्क्ड व्हाई. मैम मेरे सारे फ्रेंड्स के पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है. मेरे सारे फ्रेंड्स को लगभग 3 से 5 हज़ार पॉकेट मनी मिलती है, मुझे नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है, ठीक है. मेरे सारे फ्रेंड्स, पता नहीं क्या उसने नाम बताया कि इस कार से आते हैं, उनके ड्राइवर उनको छोड़ने आते हैं. मेरी जो कार जिससे मेरा ड्राइवर मुझे छोड़ने जाता है, मैम मुझे शर्म आती है, मैं आपकी क्लिनिक भी उससे आई हूँ, बताइए. ट्राई टू अंडरस्टैंड ना. तो ये जो पीयर प्रेशर है, ये पीयर प्रेशर है, क्योंकि सारे फ्रेंड्स उसको ये रियलाइज करवा रहे हैं और उसको खुद भी रियलाइज हो रहा है कि मुझे उस इकोनॉमिक कंडीशन को मैच करना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को उस इकोनॉमिक कंडीशन को मैच करना चाहिए, राइट. द नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिशन. बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन. मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, शर्मा जी के बेटे का 95% आया, तुम्हारा क्यों नहीं आया, ठीक है. बच्चे खुद भी बहुत हायर कंपटीशन. जितने फाउंडेशनल कोर्स होते हैं, क्लास 10th पास किया, क्लास 11th में गए और फाउंडेशनल कोर्स में एडमिशन ले लिया ना,
और फिर क्या हो रहा है, 11th-12th की पढ़ाई भी एक तरफ हो रही है, फाउंडेशन कोर्स भी एक तरफ कर रहे हैं। कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, अच्छा ऐसा नहीं कुछ नहीं कर पाते, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ बहुत ओवर प्रेशर होता है एंड दे कांट कम्पीट ना। तो इस तरह का जो एकेडमिक प्रेशर होता है, इस तरह का कंपटीशन होता है, उसने नीट क्लियर किया, मैं क्यों नहीं कर पाया, ये वो रीजन होता है जिसकी वजह से बच्चों में इस टाइम पे चाइल्डहुड डिप्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। द नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन, मैंने वो बता दिया। बॉडी इमेज इशू जो कि बड़े बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। बॉडी इमेज इशू क्या है, छोटे हमारे घरों में शुरुआत वैसे छोटे बच्चों के साथ ही हो जाती है ना। बच्चा तुरंत पैदा होता है और कोई दादी नानी साथ में रहती है या चाची ताई भी ना, अरे कितना काला है, ये कितनी गोरी है ना, कितना दुबला पतला बच्चा है बेचारा, ये कितना मोटा, कितना एकदम गोलू मोलू है। तो बॉडी इमेज इश्यूज की शुरुआत वहीं से हो जाती है। प्रॉब्लम बड़े होकर के होती है व्हेन दे एंटर्स इन टीनेज ना, जब वो 13, 14, 15 साल की उम्र में आते हैं, जब उनको पता चलता है कि अच्छा मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ, दैट मैटर्स अ लॉट। तो इसका असर इतना ज़्यादा होता है, वो इतनी ज़्यादा इसके बारे में ओवर थिंकिंग एंड निगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं कि अगर मेरी हाइट कम है, अगर मैं मोटा हूँ, अगर मैं काली हूँ ना, इट मीन्स आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में। एंड दैट्स द रीज़न कि बच्चों में बॉडी इमेज इशू की वजह से भी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। द लास्ट वन इज स्क्रीन एक्सपोजर एंड सोशल मीडिया इम्पैक्ट। अभी लास्ट टाइम मुझे याद है कि ब्लू व्हेल करके एक गेम था जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया था। तो सोशल मीडिया पे हमें जो दिखता है, फेसबुक इज अ फेक बुक ना, कुछ भी सच नहीं होता है। इट इज समथिंग लाइक कि हस्बैंड वाइफ एकदम लड़ाई कर रहे हैं, एकदम तलाक का नौबत आ गया है और रेस्टोरेंट में गए एक डेट के लिए, एक कैंडल नाइट डिनर के लिए, और एक अच्छी सी फोटो भेज करके #LoveWithEachOther पोस्ट हो गया नेक्स्ट डे। अभी किसी को नहीं पता, रेस्टोरेंट आने से पहले बात हो रही थी तुम्हारा वकील कौन होगा, मेरा वकील कौन होगा, तो वो नहीं पता चलता है। ठीक है, बच्चों को अब के टाइम में 13-14 साल की उम्र में वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स बना रहे हैं। सोशल मीडिया यूज करना तो वो 2 साल की उम्र से शुरू कर दे रहे हैं। बच्चा 1 साल का हुआ, दूध नहीं पी रहा है, मैं खाने की बात नहीं कह रही हूँ, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बॉटल नहीं ले रहा मेरा बेटा, अच्छा चलो मैं मोबाइल दिखा देती हूँ, मेरा बच्चा जल्दी जल्दी दूध खत्म कर लेगा। ये केसेस आते हैं हम लोगों के पास क्लिनिक में। ठीक है, और वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है, 4 साल 5 साल की एज में होता है, वो खुद से यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा होता है, तो वो उससे डायलॉग सीखता है। वही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, मम्मा वो देखो उसके कितने फॉलोअर्स हैं, उसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे क्यों नहीं है, व्हाई आई एम नॉट अ यूट्यूबर। ठीक है, वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है तो दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैसे रह रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, मुझे उनके जैसा बनना है, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से बच्चों में आज के टाइम में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि उनको नहीं पता कि दैट वन इज अ रियल वर्ड, दैट वन इज नॉट अ रियल वर्ड। उनको उसके पीछे की सच्चाई नहीं पता कि 5 मिनट की शूटिंग के लिए सब कुछ दिखावा किया जा रहा है, राइट। तो ये सारे रीजंस थे जिसके बारे में अभी हम लोगों ने इन डिटेल बात